हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। आज के वीडियो में हम कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं उनको आज करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे काम आने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लें। तीसरे स्टेट के सदस्य 5 मई 1789 को हुई सभा से उठकर बाहर क्यों चले गए? पहला, राजा ने पुराने मतदान के सिद्धांत को लागू करने का फैसला लिया। दूसरा, राजा ने मतदान के लोकतांत्रिक सिद्धांत जो कि सामाजिक अनुबंध पर आधारित थे उनको मानने का फैसला किया। एक और दो, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, एक और दो दोनों ही, क्योंकि इसमें जो 5 मई 1789 को जो सभा हुई उसमें जो फैसले लिए गए उन फैसलों से तीसरे स्टेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। तीसरा स्टेट फिर भी सबसे पीछे ही रह जा रहा था। बाकी जो पहला वर्ग पादरी वर्ग था और दूसरा वर्ग जो कुलीन वर्ग था उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला था। 162 निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल असेंबली द्वारा 4 अगस्त 1789 को पारित किए गए आदेश का प्रावधान नहीं था? सामंती व्यवस्था और अतीत का उन्मूलन, चर्च की संपत्ति का जब्तीकरण, धार्मिक कर में वृद्धि या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, धार्मिक कर में वृद्धि। ये इसका पार्ट नहीं था। रेडिकल विचारकों के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? रेडिकल जो विचारक होते हैं उनके बारे में क्या बात ऐसी है जो सही नहीं होती है? पहला, आबादी के बहुमत की सरकारें चाहते हैं वो। दूसरा, महिला मताधिकार आंदोलन का विरोध। तीसरा, बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों के विशेष अधिकारों का विरोध या फिर संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध। तो बच्चों, ये जो रेडिकल्स होते हैं ये महिलाओं के आंदोलन का विरोध नहीं करते, ये महिलाओं के मत में, महिलाओं के हक में बोलते हैं। इसलिए ये जो है सेकंड ऑप्शन आपका ये सही है। रेडिकल विचारों के बारे में ये चीज़ गलत है कि वो महिला मताधिकार का विरोध करते हैं, वो विरोध नहीं करते हैं। सन 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो बच्चों, इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3, 31%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खूनी परिवार के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? खूनी रविवार के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि जिसे कहते हैं ब्लडी फ्राइडे। जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा। जुलूस का नेतृत्व पारदी को पौन कर रहे थे। 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 घायल हुए, या फिर खूनी रविवार से आंदोलन समाप्त हो गया। तो बच्चों, ये तीनों बातें सही हैं, बल्कि ये गलत है, क्योंकि इस खूनी रविवार के बाद से एक्चुअली जो क्रांति थी वो बढ़ गई थी, जो आंदोलन था वो बढ़ गया था बजाय कि खत्म होने के। अगला क्वेश्चन है, रूसी स्टीम रोलर किससे कहा जाता था? मजदूरों के संगठन को, चर्च के पदाधिकारी को, शाही रूसी सेना को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3, शाही रूसी सेना, क्योंकि उस टाइम पर रूस की जो सेना थी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती थी, और रूस की सेना जब भी जहाँ जाती थी तो उसको एक रूसी स्टीम रोलर कह दिया जाता था। क्वेश्चन है, किन घटनाओं के उपरांत अमेरिका ने अल्पकालिक कर्जे जर्मनी को बंद कर दिए? 1929 की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायीकरण, आर्थिक महामंदी की शुरुआत, एक और दो, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, एक और दो, दोनों। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायीकरण हुआ, यानी कि जो वॉल स्ट्रीट का एक्सचेंज था वो 1929 में बंद हो गया और अमेरिका जो था वो पूरे डिप्रेशन में चला गया था। उस वक्त जो जर्मनी था वो वर्ल्ड वॉर हार गया था। उसकी वजह से जर्मनी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। उसकी वजह से ये देखते हुए कि अमेरिका को ताकत कम लगे, तो इसलिए अमेरिका ने वो कर्जे देने बंद कर दिए। निम्नलिखित में से हिटलर की राजनीतिक शैली की कौन सी विशेषता है? आडंबर और प्रदर्शन को महत्व, बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाओं का आयोजन, खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, या स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों का खास अंदाज। तो बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, क ख ग घ। इसमें चारों ही बातें सही हैं, क्योंकि जब हिटलर का जो पॉलिटिकल स्टाइल था उसमें बहुत आडंबर और प्रदर्शन को महत्व दिया जाता था। बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं निकाली जाती थी, खास अंदाज में तालियां बजवाई जाती थी, और जो उसकी स्वास्तिक छपे जो झंडे होते थे वो होते थे, और नाजी सैल्यूट, अलग से सैल्यूट बनाया गया था नाजी सेना का, वो किया जाता था, और भाषण अलग ही अंदाज में दिए जाते थे। हॉलोकॉस्ट का मतलब क्या है? नाजियों द्वारा यहूदियों की हत्याएं, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, हिटलर का जर्मनी के राजनीतिक धरातल पर पदार्पण, और नाजी श्रेष्ठता का सिद्धांत। इसमें क्या था बच्चों? हॉलोकॉस्ट का मतलब ये है, हॉलोकॉस्ट में जब जितने भी यहूदी थे, हिटलर ने जितने भी देशों को जीता था उसमें जितने भी यहूदी थे उन सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाकर उनकी हत्याएं की गई थी। तो इसीलिए हॉलोकॉस्ट को नाजियों द्वारा यहूदियों की हत्याओं के लिए जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 28 फरवरी 1933 के अग्नि आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था?
अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी, वोट देने का अधिकार, सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी खत्म कर दी गई थी जब 28 फरवरी 1933 को अग्नि आदेश निकाला गया। अगला क्वेश्चन, सन 1914 में रूस का जार कौन था? रूस का जो राज कर रहा था रूस पर उस वक्त कौन था वो? जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस तृतीय, जार निकोलस द्वितीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जार निकोलस द्वितीय इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा निकाय प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? यानी कि भारत में ऐसी कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो साक्षात लोकतंत्र होता है, उसका ये उदाहरण है? नगर निगम, पंचायत समिति, ग्राम सभा या विधानसभा? तो बच्चों इसमें ग्राम सभा इसका सही आंसर है, क्योंकि गांव में बहुत ही कम लोग होते हैं और उन कम लोगों में जो पंचायती सिस्टम होता है, जो राजनीतिक सिस्टम होता है, जो उसका हेड होता है, वो बहुत ही डायरेक्ट वहाँ पर होता है। डायरेक्ट ही सुना जाता है लोगों को और डायरेक्ट ही वहाँ पर फैसला कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कब तक राज्यसभा धन विधेयक में देरी कर सकती है? 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन या 1 महीना? बच्चों इसका आंसर है 14 दिन। जो राज्यसभा है वो धन विधेयक में 14 दिन तक लेकर उसको बैठ सकती है, 14 दिन तक देरी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, 1977 के लोकसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दल द्वारा लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था? तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, जनता पार्टी। लोकतंत्र बचाओ का नारा राजनीतिक दल जिसने दिया था वो था जनता पार्टी। चलिए, जनहित याचिका क्या है? जनता के हित में अदालत में मामला दाखिल करना, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय का पुनः अवलोकन या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आप जानते सब महाभियोग के नाम से जानी जाती है, तो इसलिए जनहित याचिका का मतलब जनता के हित में दी गई याचिका यानी एप्लीकेशन। जनता के हित में जो एप्लीकेशन दी जाए उसे जनहित याचिका कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जनता के हित में अगर अदालत में कोई मामला दर्ज किया जाता है तो उसको जनहित याचिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1979 में, 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना था? तो बच्चों इसका आंसर है आपका 26 अप्रैल 1994, ऑप्शन नंबर 2। अगला, किस देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो बच्चों इसमें सऊदी अरब है, जिसको काफ़ी टाइम तक महिलाओं को जो था वोट देने का अधिकार नहीं था और कई जगह पर शायद अभी भी नहीं है। चलिए, 179 में आपको जोड़े बनाने हैं। आपको चार प्रसिद्ध पर्सनालिटीज़ दी गई हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह और एच.सी. मुखर्जी। और यहाँ दिया गया है पहली राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के सदस्य या वकील और बारडोली सत्याग्रह के नेता। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वकील कौन थे इनमें से? बारडोली सत्याग्रह के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जयपाल सिंह आपकी पहली जो आपकी हॉकी टीम थी, राष्ट्रीय हॉकी टीम, उसके कप्तान थे। और एच.सी. मुखर्जी ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के सदस्य थे। तो इसमें सब में अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही बैठता है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही आएगा। चलिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भारत का चुनाव आयोग सरकार के अधीन कार्य करता है। भारत में 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। भारत में एक मत एक मूल्य के सिद्धांत का पालन किया जाता है। भारत में एक दलीय व्यवस्था है। बच्चों, भारत में एक दलीय व्यवस्था नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में 21 वर्ष नहीं, वोट देने का अधिकार आपको 18 साल की उम्र के बाद मिल जाता है। और भारत का चुनाव आयोग जो है वो सरकार के अधीन कार्य नहीं करता है। उसमें क्या होता है कि चुनाव आयोग को प्रॉपरली शक्तियां दे दी जाती हैं। जिस वक्त चुनाव होते हैं उस वक्त कोई भी सरकार उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डाल सकती। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है कि हर एक मत को समान अधिकार प्राप्त होता है, हर एक वोट की वैल्यू जो है वो बराबर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट, आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? तो बच्चों इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 सीधा सीधा दुर्गाबाई देशमुख। नेक्स्ट, पूरे चीन से नेशनल पीपल्स कांग्रेस में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है आपका अप्रोक्सीमेटली 3000 लोग चुने जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजोली किस नदी पर स्थित है? तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश भाग में किन निम्नलिखित महीनों में वर्षा होती है? जून से सितंबर, मई से जून, सितंबर से मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जून से सितंबर के बीच। अगला, एबोनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वनों में आते हैं? शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें से आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये एबोनी और महोगनी और रोजवुड के जो पेड़ होते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हिस्सा होते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में होते हैं ये तीनों।
और किसी में नहीं होते। चलिए नेक्स्ट, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था बच्चों? इसका आंसर है 1972 में, जिसमें एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट लिखा हुआ है। एक्चुअली ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है, तटरेखा है, वो सबसे लंबी है। चलिए, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? हम सब जानते हैं जो इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब क्या होता है कि इक्वल पार्ट्स में बांटने वाला है। यानी कि भूमध्य रेखा जो होती है आपके, हमारे जो ग्लोब होता है, हमारी जो पृथ्वी होती है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में से निकलती है, इसलिए वो 2 भागों में विभाजित कर देती है। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, मालदीव और दमन द्वीप। इसका आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 बैरन द्वीप पर आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? दिवांग, लोहित, सांगपो या दिहांग। तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सांगपो। नेक्स्ट, वो प्राकृतिक वनस्पति जो कि लंबे समय तक मनुष्य से प्रभावित नहीं हुई हो, उसको क्या कहते हैं? देशज, विदेशज, अक्षत या उष्ण। तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 अक्षत। नेक्स्ट, पूर्ण जनगणना भारत में पहली बार कब की गई थी? 1872 यानी कि 1872, 1881, 1882 या फिर 1871। तो बच्चों इसका आंसर है आपका 1872 में सबसे पहली जनगणना, पूर्ण जनगणना भारत में की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय वर्षावन में नहीं पाया जाता? तो बच्चों शहतूत, सिनकोना, रबड़ या रोजवुड में से रबड़ ऐसा है पौधा जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान नहीं, निजी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान नहीं, अर्थव्यवस्था नीति अच्छी तरह से परिभाषित हो, या ऐसा देश जिसका कोई आयात निर्यात नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4 ऐसा देश जहां पर बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जो देश है जहां पर बंद अर्थव्यवस्था लागू हुई है वो और किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेगा, ना ही वहां से कुछ आएगा और ना ही वहां कुछ भेजा जाएगा। तो इसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, छिपी हुई बेरोजगारी प्राय किस क्षेत्र में पाई जाती है? विनिर्माण, व्यापार, कृषि या होटल व्यवसाय। तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 कृषि। क्योंकि कृषि में जो बेरोजगारी होती है, कई बार फसल अच्छी नहीं होती है तो कोई कमाई नहीं होती है किसान की, है ना, उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वही एकमात्र उसके पास काम है। तो उसमें बेरोजगारी डायरेक्टली नहीं दिखाई देती है, पर वो छिपी हुई बेरोजगारी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट, मनरेगा 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिन का रोजगार मिलना अनिवार्य है? इसका आंसर है आपका 100 दिन। कम से कम 100 दिन का रोजगार उसे मिलना चाहिए अगर प्रत्येक ग्रामीण परिवार में अगर किसी को रोजगार की जरूरत है तो। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों के लिए कौन से आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, प्रतिभा विकास विद्यालय या सर्वोदय विद्यालय। तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 नवोदय विद्यालय। जो भी ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्र होते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालयों में क्या होता है बच्चों, स्कूल के साथ हॉस्टल की फैसिलिटी होती है, वहाँ पर आप स्कूल में पढ़ भी सकते हैं और वहाँ पर रह भी सकते हैं, तो इसलिए नवोदय विद्यालय इसका आंसर है। चलिए, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कितने अंतराल के बाद होती है? तो बच्चों ये घोषणा हर साल होती है, इसलिए प्रत्येक 1 वर्ष के बाद होती है। तो भारत सरकार जब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है वो हर साल करती है। चलिए, जीएसटी का पूरा रूप क्या होता है? गुड्स सॉलिड ट्रस्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रक और गुड्स एंड सेफ टैक्स। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजारों का एकीकरण, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था का एकीकरण या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण। तो बच्चों इसका आंसर आएगा विश्व अर्थव्यवस्था के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था का एकीकरण। यानी कि जो भी हमारे भारत में घरेलू अर्थव्यवस्था चलती है उसको हम वैश्विक स्तर पर लागू कर पाएँ, उसको वैश्विक स्तर पर बढ़ा पाएँ, उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये खत्म हो चुका है जनरल नॉलेज का सेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या फिर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में